हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज हम करने वाले हैं हमारे इंडियन इको के आखिरी चैप्टर इंडिया चाइना पाकिस्तान का वन शॉट लेक्चर। सबसे पहले तो मुझे प्रॉमिस करोगे तुम्हारे नाम की अटेंडेंस लगाकर कि तुम एक वन शॉट में ही पूरा लेक्चर सुनोगे, है ना? एंड उसके बाद मुझे ये जरूर बताना कि तुमने कितने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं मेरे साथ पूरी वन शॉट सीरीज में। मैंने पूरे की पूरी सिलेबस हमारा पूरा वन शॉट सीरीज डेली टाइम पे डाला है, एक भी दिन का डिले नहीं आने दिया है, सो दैट तुम लोग टाइम टू टाइम उसको कवर कर सको। अब तुमने कितना फॉलो किया है वो मुझे प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? एंड अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं तो हर चीज का लिंक है आपके पास डिस्क्रिप्शन में। हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। पेपर लीक सीरीज है हमारी जिसमें हमने सारे पिछले 5-7 सालों के पीवाईक्यूज उठा के डाले हैं, विद आंसर्स डाले हैं, सो दैट आप सेम वही क्वेश्चन करो जो आपके पेपर में आएंगे। सो वो सीरीज जरूर फॉलो करना। आई हाईली हाईली सजेस्ट कि वो जो क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ एक बार सुन के मत छोड़ना, उनको एटलीस्ट 2 बार सभी को प्रैक्टिस करना, बिकॉज एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं, ठीक है? एंड वन शॉट सीरीज तो तुम सुन ही रहे हो, वन शॉट सीरीज से पूरी रिवीजन हो जाएगी, पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 1 घंटे के करीब का ये लेक्चर रहेगा, बिकॉज चाइना के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, जीएलएफ वगैरह के बारे में आते हैं, सो आधा घंटा तो सिर्फ मैं चाइना अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, सो दैट तुम्हें इतने अच्छे से रट जाए, मेरी सुनते सुनते ही तुम्हें रट जाए कि तुम्हें पता हो क्या लिखना है। बाकी डेटा वगैरह है तो हर चीज को मैं अच्छे से बताऊंगी कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है? सो प्रॉमिस कर दो कमेंट सेक्शन में, अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो, ठीक है? एंड आ जाओ शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर इंडिया चाइना पाकिस्तान। तो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं हमारे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, यानी कि इंडिया के नेबर्स के साथ इंडिया का कंपैरिजन, ठीक है? हम ये देखेंगे कि ये तीनों ही देश, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, तीनों ही देश पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म इन्होंने किया, कौन ऊपर गया, कौन नीचे, कौन आगे, कौन पीछे, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले चाइना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का तो तुमने पढ़ ही लिया, चैप्टर 1 में, 2 में, 3 में तुमने सब पढ़ा कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था, आजादी के पहले 40 साल क्या था, फिर 1990 के बाद क्या हुआ। इंडिया का तो तुमने पढ़ा, चाइना का पढ़ेंगे, अब पाकिस्तान का पढ़ेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे। इसमें से एक सबसे कॉमन डाउट मेरे पास यही आता है बेटा कि मैम इसमें बहुत सारा डेटा है, बहुत 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 सारा डेटा है, क्या हमें डेटा याद करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्या करें बताओ? सो देखो, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि क्वेश्चन कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे डाटा दो और डाटा के बेस पे मुझे कुछ बताओ। क्वेश्चन कभी भी आपसे डाटा मांगेगा ही नहीं। हाँ, एक आध नंबर में कुछ न्यूमेरिक कुछ एमसीक्यू में आ सकता है, वो बात अलग है, क्योंकि इस चैप्टर में से टोटल 8 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें से 4 मार्क्स के सीधे सीधे एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो उन एमसीक्यूज में मे बी हार्डली एक आध नंबर में आपको कुछ डेटा रिलेटेड पूछ लिया जाए। ईयर रिलेटेड तो डेफिनेटली पूछा जाएगा एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है? चाइना के ईयर रिलेटेड हो सकता है, इंडिया के, पाकिस्तान के, तो ईयर्स इसमें से हाँ थोड़े बहुत याद करने डेफिनेटली जरूरी है। डेटा याद करना जरूरी नहीं है, मैं डेटा की बात कर रही थी। सो डेटा कभी भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे सीधा सीधा डेटा ही बताओ और डेटा ही दे दो हमें, है ना? ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन आपको सामने से डेटा देगा और बोलेगा कि इस डेटा के बेस पर आपको बस कमेंट करना है, आपको बस एनालाइज करना है और कमेंट करना है। सो आपका काम बस इतना होगा कि जो टेबल में डाटा लिख रखा होगा उसको आपको अपनी लैंग्वेज में एक पैराग्राफ में बना के लिखना होगा, सिर्फ इतना ही काम होगा। सो डरने की कोई बात नहीं है, डाटा को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, मैं हमेशा ये जरूर सजेस्ट करती हूँ कि तुम्हें एक वेग आइडिया जरूर होना चाहिए कि चाइना किस चीज में हमसे आगे है, पाकिस्तान किस चीज में हमसे पीछे है, इंडिया ने किस चीज में कैसा परफॉर्मेंस किया है। थोड़ा थोड़ा अंदाजा तुम्हें होना चाहिए, जो इस चैप्टर में भी काम आएगा, आगे भी तुम्हें लाइफ में पता ही होना चाहिए, बेसिक जनरल नॉलेज है, तो थोड़ा सा अंदाजा तुम्हें डेफिनेटली रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही नहीं पता कि लिटरेसी रेट क्या होता है, कितना है पाकिस्तान का, इंडिया का। थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए, बेसिक आइडिया, रट्टा नहीं मारना, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है? बाकी क्वेश्चन कैसा आएगा, उसको सॉल्व कैसे करना है, वो सब मैं अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में कराती हूँ। मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, ऑब्वियसली वन शॉट लेक्चर है तो मैं सिर्फ समझाऊंगी, ठीक है?
चलते हैं। तो सबसे पहले आता है मेरा चाइना भैया। चाइना इज मूविंग टुवर्ड्स अ लिबरल इकोनॉमी, ठीक है। पाकिस्तान इज हैविंग अ मिलिटरिस्ट पॉलिटिकल पावर सिचुएशन एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सो टेक्निकली ना जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे तीनों ही देशों में वो बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट है तीनों में ही। इंडिया के अंदर कहने को नाम के तीनों देशों में डेमोक्रेसी है, नाम की कहने को तीनों देशों में डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सच्चे रियल तरीके से है। इंडिया इस दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड इंडिया की डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं फुल्ली डेमोक्रेटिकली चल रही है। हमारे इलेक्शंस होते हैं, हाँ कुछ टाइम से इलेक्शन सही नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन खरीदे जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं, कुछ टाइम से थोड़ा खराब हो रहा है सिस्टम, बट स्टिल इंडिया इज फार बेटर इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक सरकार आई, ठीक है, सरकार को इलेक्ट किया। इंडिया में क्या होता है, सरकार को इलेक्ट किया तो पूरे 5 साल तक वो सरकार रहती है और फिर 5 साल खत्म होने के बाद दोबारा इलेक्शन होता है। इंडिया में ये होता है, पाकिस्तान में भी होता तो यही है, पर कभी भी उनकी सरकार पूरे 5 साल नहीं टिक पाई, पूरे 5 साल तक कभी भी सरकार टिक नहीं पाई। उससे पहले ही ऑपोजिशन आ जाती है, सरकार आपस में टूट जाती है, या फिर बहुत ही ज्यादा बार जो मिलिट्री है वो पॉलिटिक्स में बीच में आती है, मिलिट्री टेक ओवर करती है, मिलिट्री रूल करने लग जाती है। इंडिया की मिलिट्री आर्मी को सैल्यूट है, कभी भी उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर नहीं किया। इंडिया की आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस केस। दुनिया भर में जो मिलिट्री है अपने देश की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर लेती है, और अगर मिलिट्री राज हो जाए तो वो बहुत बुरा होता है, वो नहीं होना चाहिए। इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, सो ये बहुत अच्छी बात है। रही बात चाइना की, सो चाइना में तो टेक्निकली डेमोक्रेसी है ही नहीं। चाइना में तो सिर्फ एक वन पार्टी रूल है, एक ही पार्टी है, एक ही बंदा है, डिक्टेटरशिप सॉर्ट ऑफ है चाइना में। लेकिन उनकी डिक्टेटरशिप भी बहुत अच्छी है क्योंकि वो लोगों को ऐसे मारते वारते नहीं है, लोगों को बुरा नहीं करते डिक्टेटरशिप में। इनफैक्ट क्योंकि सिंगल पार्टी है, कोई पावर की पॉलिटिक्स ही नहीं है कि भाई मेरे को कुर्सी बचा के रखनी है, वो पॉलिटिक्स ही नहीं है। तो वहां पे जो सरकार है वो क्या कर रही है ना, वो टेक्नोलॉजी पे, इन्वेस्टमेंट पे, इंडस्ट्री पे, इन चीजों पे काम कर रही है। वो वोट खरीदने पे टाइम नहीं वेस्ट कर रही है, अपनी कुर्सी बचाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही। बट टेक्निकली वहां पे जो है डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे एक ही बंदा है, उसी की पार्टी है, उसी की पावर है, वही इतने सालों से चलता आ रहा है। बट धीरे धीरे वो थोड़ा लिबरल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, लिबरल मतलब थोड़ा सा फ्री इकोनॉमी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये तो था एक कंक्लूजन, तीनों का एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। चाइना जो है दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लोग हैं, इसके अंदर कंटिन्यूस सिविलाइजेशन ये है, दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इतने सारे इसके अंदर लोग हैं। अब देखो ये तुम्हारी बुक के डिपेंड करेगा कि किसी बुक्स में मोस्ट पॉपुलेटेड चाइना को लिखा होगा, मेरे नोट्स में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कहीं पे सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड लिखा होगा, क्योंकि हम सबको पता है काफी साल पहले तक चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड ही था। अभी कुछ रिसेंट कुछ सालों में ही है कि चाइना जो है पीछे रह गया, इंडिया फर्स्ट पे आ गया। सो अगेन डाटा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटा ईयर बाय ईयर चेंज होता है। तो तुम्हें क्या पता तुम कौन से ईयर का लिख रहे हो, है ना। सो अगर डेटा लिख रहे हो तो ईयर के साथ लिखो, वरना मत लिखो, ठीक है। एंड अगेन कहीं पे सेकंड लिखा होगा, कहीं पे फर्स्ट लिखा होगा मोस्ट पॉपुलेटेड, तो इतना सोचना मत क्योंकि डेटा नहीं पूछेंगे तुमसे, ठीक है। सो चाइना सेकंड एज ऑफ नाउ तो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड है, इतने लोग हैं, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया विद एन एरिया ऑफ इतना स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट है, पॉपुलेशन वाइज सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। चाइना की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो चाइना की जो जर्नी है वो कैसी है। चाइना को सबसे पहले अगर हम देखें, चाइना को अगर हम सबसे पहले देखें, सो 1949 में चाइना जो है आजाद हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, चाइना जो है 1949 में आजाद हुआ था। इंडिया एंड पाकिस्तान 47 में ही आजाद हो गए थे, ठीक है। इंडिया ने 1950 में अपना 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट किया, चाइना ने 1953 में अपना इकोनॉमिक प्लानिंग, अपना 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम स्टार्ट किया, ठीक है। इंडिया ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने, तीनों ने 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम ही अपनाया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद 1958 से लेकर के 60 तक चाइना में आई ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF कैंपेन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसके ऊपर रेपिटेटिवली क्वेश्चन बनते हैं। सो फिर चाइना अपना GLF लेकर आया, आगे इसकी बात करेंगे। ये पूरा मैप है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एक टाइमलाइन है, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर चाइना 66 में लेकर आया ग्रेट प्रोलिटरेशन कल्चरल रेवोल्यूशन। ये दो मेजर कैंपेन्स थे, GLF और कल्चरल रेवोल्यूशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन बनता है, GLF बीइंग मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर 1978 में चाइना लेकर आया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1978 में चाइना लेकर आया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडिया के कब आए थे? इंडिया के आए थे 1991 में।
पाकिस्तान के कब आए थे? पाकिस्तान के आए थे अराउंड 1988, ठीक है। सो टेक्निकली हमसे 2-3 साल पहले आए थे पाकिस्तान के, और हमसे 10-12 साल पहले आए थे चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म बोले तो वही सारा लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज, वही सब चाइना ने भी किया। सो अगर तुम जर्नी देखो चाइना और इंडिया की बिल्कुल सेम रही है। इंडिया 47 में आजाद हुआ, चाइना 49 में। इंडिया ने 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम शुरू किया, चाइना ने भी शुरू किया। इंडिया भी शुरू में जो है प्राइवेट सेक्टर को काम नहीं करने दे रहा था, सरकार ही सारा कुछ मैनेज कर रही थी। चाइना में भी सेम हुआ, सरकार जीएलएफ लेकर आई, सरकार कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आई, ठीक है, सरकार हमारा वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई थी, ठीक है। लेकिन फिर चाइना में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और इंडिया में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, पर चाइना के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे हमसे 10-12 साल पहले आ गए, विच इज वाई चाइना आज भी हमसे बहुत आगे है, ठीक है। सो जर्नी बिल्कुल सेम है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के, ईयर्स थोड़े आगे पीछे हैं, ठीक है। सो ये पूरी की पूरी जर्नी है हमारे चाइना की, ये पूरी की पूरी हमारी जर्नी है चाइना की, ठीक है। आजादी से लेके अब तक की एक एक करके सारी चीज को समझते हैं, एक एक करके सारी चीज को समझते हैं, ठीक है। सो आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का पूरा नाम क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, 49 में आजाद हुआ। अंडर वन पार्टी रूल, क्या है वहां पे? वन पार्टी रूल है, एक ही पार्टी रूल करती है। ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स, एंटरप्राइज, लैंड owned and operated by individuals were brought under the government control। जैसे इंडिया में पूरे तरीके से सरकार हर चीज को कंट्रोल कर रही थी, सिमिलरली चाइना में भी हर चीज को सरकार ही कंट्रोल कर रही थी। उस टाइम पे उनके लीडर का नाम क्या था? उस टाइम पे उनके लीडर का नाम था माओ जेडोंग, और माओ जेडोंग ने उस टाइम पे सारा काम किया, सारी सरकार को, सारे देश को संभाला। माओ जेडोंग पहले 53 में लेकर आए इकोनॉमिक प्लानिंग, विच इज बेसिकली द 5 ईयर प्लान, जो इंडिया में थे वही सेम 5 ईयर प्लान चाइना में भी आए। इट एम्ड टू एंड द चाइनीज डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चर इन ऑर्डर टू बिकम अ वर्ल्ड पावर, ठीक है। फिर माओ जेडोंग एक बहुत बड़ा स्टेप लेकर आए, विच वाज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, विच वाज ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड को चाइना में कब लाया गया? माओ जेडोंग लेकर आए, 58 में लेकर आए, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंडर वो लेकर के आए थे। उन्होंने बोला कि भैया हमारे ना देश में एग्रीकल्चर है बहुत ज्यादा, पर अब हमें एग्रीकल्चर को खत्म करना है, एग्रीकल्चर मतलब खत्म नहीं करना, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम करनी है और अपनी इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी बनाना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और चाइना की इकोनॉमी को एकदम मॉडर्न चाइना की इकोनॉमी को बनाना है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस को खत्म करना है। माओ जेडोंग ने इसके अंडर क्या बोला? जीएलएफ के अंडर माओ जेडोंग ने क्या बोला? माओ जेडोंग ने ना लोगों को ये बोला कि भाई देख, तेरे पे जगह है, फैक्ट्री खोल। तेरे पे जगह नहीं है, तेरे घर का बैकयार्ड तो है, घर के बैकयार्ड में छोटी सी फैक्ट्री खोल ले, छोटी सी इंडस्ट्री खोल ले, जो बनाना है बना, तू बना, तू बना बना बना, बस तू सामान बना, तू इंडस्ट्री खोल, तू फैक्ट्री खोल, जो बना सकता है वो बना। पूरे देश को माओ जेडोंग ने एक फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया, विच इज वाई हम सुनते हैं ना कि भाई चाइना का माल इतना सस्ता आता है, इतना सस्ता आता है। सस्ता क्यों आता है? क्योंकि इतने लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही है कि चाइना सस्ते में दुनिया भर में अपना माल बना बना के बेच रहा है। और वो कब शुरू हुआ? वो जीएलएफ के अंडर ही शुरू हुआ, ठीक है। सो मेनी ऑफ द पीजेंट्स वर ऑर्डर्ड टू वर्क ऑन मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। तो पूरे देश को बोला कि भैया बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करो, आयरन बनाओ, स्टील बनाओ, बस बनाते जाओ, दिन रात फैक्ट्रीज में काम करते जाओ। लोगों को बोला कि तेरे पे जगह है तो बढ़िया है, अगर जगह नहीं है तो अपने घर के बैकयार्ड में छोटे से छोटे प्लॉट में एक फैक्ट्री खोल, एक इंडस्ट्री खोलो, ठीक है। In the rural area, communes were started. Under the commune system, people collectively cultivated lands. In 1958, there were 26,000 communes covering almost all of the farm population. So कह रहे हैं भाई जिसको इंडस्ट्री जो चला सकता है वो चलाए, इंडस्ट्री अपने घर के पीछे लगा सकता है वो लगाए, जो ये भी नहीं कर सकता तुम करो एग्रीकल्चर। अब लोग कहते लैंड ही नहीं है, जगह ही नहीं है, एग्रीकल्चर कहाँ करें, खेती बाड़ी कहाँ करें? तो सरकार ने बोला कि भाई तू लैंड ले ले मेरे से। तो उनकी सरकार ने बोला कि देखो एक पीस ऑफ लैंड तुम मेरे से ले लो, ओनरशिप किसकी होगी? सरकार की होगी, पर उसके ऊपर ना तुम बिना रेंट दिए, बिना कुछ दिए, बिना किसी ओनरशिप के उसके ऊपर फार्मिंग कर सकते हो, सब लोग मिलके काम कर सकते हो, ठीक है। तो ओनर कौन है लैंड का? सरकार। पर उस पर फ्री में लोग आ सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। लोग कैसे आएंगे? लोग ग्रुप में आएंगे,
ग्रुप बना लिया लोगों ने, एक फार्मिंग ग्रुप बना लिया एक तरीके से, उस ग्रुप को बोला गया एक कम्यून। तो लोगों ने ग्रुप में फार्मिंग करनी शुरू कर दी कॉमन लैंड पे, ठीक है। सरकार उस लैंड के कोई रेंट नहीं लेती थी, सरकार जो है फार्मर से कोई रेंट नहीं लेती थी, सरकार बस कहती थी तुम फार्मिंग करो, सामान बेचो, अपना घर चलाओ। तो लोगों ने फार्मिंग ग्रुप्स बनाने शुरू करे, उन ग्रुप्स को क्या बोला गया, कम्यून सिस्टम बोला गया, ठीक है। और टोटल 26,000 ऐसे ग्रुप्स बने थे। मतलब सोचो लोग कितने सारे होंगे, 26,000 तो ग्रुप्स थे, हर ग्रुप में कितने कितने लोग होंगे, है ना, तो लोग तो लाखों में होंगे। सो 26,000 कम्यून्स बनाए गए, ठीक है, जिसमें सारी फार्म पॉपुलेशन कवर हो गई। तो सबने मिलके कलेक्टिव फार्मिंग स्टार्ट करी, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या हुआ, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई चाइना में, ठीक है। ऑब्वियसली कम्यून सिस्टम की वजह से एग्रीकल्चर भी अच्छा हुआ, लोग गरीबी से बाहर निकल पाए, लोग जो है जो भी फार्मर्स थे वो पहले गरीब थे, अब वो गरीबी से बाहर निकल पाए बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। बट मेजरली इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हुई, बिकॉज हर किसी ने अपने अपने घर पे इंडस्ट्री बनाई, ठीक है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लगाई। सो मेजर रीजन ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन का चाइना में। एंड इसकी वजह से आज तक चाइना की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा सामान प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, दुनिया भर में सस्ते में सामान बेचती हैं। पर कुछ एक प्रॉब्लम्स भी हुई ड्यूरिंग द जीएलएफ। क्या प्रॉब्लम्स हुई, मेजर 2 प्रॉब्लम्स आई थी। सबसे पहले क्या हुई थी कि बहुत ही ज्यादा भयंकर भूखमरी, ड्रॉट की कंडीशन आ गई थी, बहुत ही ज्यादा भयंकर, जिसमें 3 करोड़ यानी कि 30 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी उस भूखमरी की वजह से। सो बहुत ही ज्यादा भयंकर ड्रॉट आया चाइना में, भूखमरी की सिचुएशन आई चाइना में, जिसकी वजह से करीब 3 करोड़ 30 मिलियन, है ना, यानी कि 3 करोड़ लोगों की डेथ हुई भूखमरी के कारण। दूसरी चीज, रशिया के साथ चाइना का कंफ्लिक्ट हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था थोड़ा सा रशिया एंड चाइना का, जिसकी वजह से जो रशिया था उसने अपने काफी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, टॉप मैनेजमेंट के लोग जो है चाइना को भेज रखे थे, चाइना के अंदर भेजे हुए थे कि जाओ चाइना को इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद करो। पर जब ये लड़ाई हुई तो रशिया ने अपने वो सारे प्रोफेशनल्स को वापस बुला लिया। सो चाइना में कुछ एक जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स थे, टॉप लोग थे, टॉप मैनेजमेंट में लोग थे, बहुत इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग थे, जो चाइना को जीएलएफ में मदद कर रहे थे, वो रशिया के थे, रशिया ने भेजे थे और उनको फिर रशिया ने वापस बुला लिया था। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स आई थी ड्यूरिंग द जीएलएफ, ठीक है। बट ओवरऑल जीएलएफ जो है सक्सेसफुल रही थी, ठीक है। दूसरा मेरे पास आया ग्रेट प्रोलिटरेशन कल्चरल रेवोल्यूशन, जो कि 66 में आया था। अगेन माओ जेडोंग लेकर आए थे कल्चरल रेवोल्यूशन को। इसके अंदर देखो माओ जेडोंग ने क्या बोला, कल्चरल रेवोल्यूशन, कि हमें कल्चर को रेवोल्यूशन लेकर आना है, कल्चर को बदलना है, कल्चर में चेंज लाना है। सो माओ जेडोंग ने क्या बोला कि जो लोग ना रूरल एरिया में रहते थे, जो लोग रूरल एरिया में रहते थे, उनको बोला कि आप जाइए अर्बन एरिया में, रूरल एरिया के लोगों को बोला आप जाइए अर्बन एरिया में, ठीक है, आप जाइए अर्बन एरिया में और वहां पे जाके पढ़ाई करिए, पढ़े लिखे बन जाएंगे, वहां पे जाके काम करिए, काम देखिए, काम सीखिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि चाइना का, अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी, अर्बनाइजेशन का रेट बहुत ही ज्यादा है। इंडिया में, पाकिस्तान में अभी भी रूरल एरिया में लोग ज्यादा रहते हैं, अर्बन एरिया में कम रहते हैं। पर इस रीजन की वजह से, इसकी कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से चाइना में अर्बनाइजेशन बहुत ही ज्यादा है। मेजॉरिटी ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है, कुछ 60-70% या उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की अर्बन एरियाज में रहती है। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि लोगों को बोला कि भाई छोड़ो, विलेजेस को छोड़ो, रूरल एरियाज को छोड़ो, अर्बन एरिया में जाओ, वहां पे जाके काम करो, पढ़ाई करो, काम सीखो और फिर उस कल्चर को लेकर आओ रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया के लोग भी इसकी वजह से पढ़ लिख पाए, अमीर हो पाए, गरीबी से बाहर निकल पाए, काम कर पाए, एम्प्लॉयमेंट ले पाए, ठीक है। सो ये हुआ। सो चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन आया, जिसका अगेन एक बहुत अच्छा इंपैक्ट हुआ अर्बनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद अगला चाइना लेके आया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना लेके आया 1978 में, इंडिया लेके आया 1991 में, पाकिस्तान लाया था 88 के अराउंड, 1988 के अराउंड। बट एक मजे की बात यहाँ पर ये है कि भैया इंडिया को एंड पाकिस्तान को क्या हुआ था, हम दोनों हो गए थे बहुत ज्यादा गरीब। आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में, शुरू में पढ़ा है कि इंडिया बहुत ज्यादा गरीब हो गया था, इंडिया के पास पैसा ही नहीं था। तो इंडिया हाथ जोड़ के गया वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास और बोला प्लीज मुझे लोन दे दो। हमें $7 बिलियन का लोन मिला, $7 बिलियन का लोन मिला और उसके बदले में बाशर्ते हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। सो इंडिया एंड चाइना को फोर्स किया गया कि भाई हम तुम्हें लोन तभी देंगे जब तुम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आओगे,
जब तुम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आओगे। और हम कब लेकर आए? 91 में, 88 में। पर चाइना को किसी ने फोर्स नहीं किया था, चाइना को किसी ने फोर्स नहीं किया था कि तुम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आओ। चाइना में खुद में अकल थी, चाइना में खुद में दिमाग था, और चाइना हमसे भी 10-12 साल पहले 1978 में खुद से ही, अपने आप से ही लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आया था, अपने आप से ही ले आया था। सो इसी वजह से चाइना हमसे 10-12-15 साल आगे हो गया था। ठीक है। सो चाइना दो फेजेस में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया था। फर्स्ट फेज में चाइना जो है रिफॉर्म लेके आया था ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में और एग्रीकल्चर में। फर्स्ट फेज में चाइना जो है रिफॉर्म लाया था ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर में। सेकंड फेज में फिर बाकी सारी चीजों में रिफॉर्म लाया गया था। रिफॉर्म का वही मतलब था जो हम लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज बोल रहे हैं, कि इकोनॉमी को ओपन अप किया, प्राइवेट सेक्टर को काम करने दिया, लोगों को अपनी मर्जी से बिजनेस करने दिया, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई टैक्स नहीं भरना, कोई टैरिफ नहीं होगा, इंपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा। पढ़ा है ना चैप्टर 3 में। सेम वही सारा कुछ चाइना ने करा 1978 में। सबसे पहले फर्स्ट फेज में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। ठीक है। इन द इनिशियल फेज जो पहले कम्यून लैंड बनाए थे, जो पहले बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए थे एग्रीकल्चर करने के लिए, अब उनको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे प्लॉट्स में। अब उनको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे प्लॉट्स में, विच वर एलोकेटेड फॉर यूज। अगेन यूज के लिए था, ओनरशिप नहीं था। और इंडिविजुअल हाउस होल्ड को वो दे दिए गए, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को दे दिए गए। तो यहाँ पर भी हाउस होल्ड्स को क्या बोला? पहले क्या हो रहा था, एक पीस ऑफ लैंड था जिसपे लेट्स से 20 लोग मिलके एज अ ग्रुप काम कर रहे थे। अब उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और हर लैंड का एरिया एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड को दे दिया। हर लैंड का एरिया एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड को दे दिया। ओनरशिप नहीं दी, सिर्फ काम करने के लिए दिया। ओनर अभी भी कौन है? देश की सरकार है। ओनरशिप नहीं दी, बोला तुम इस पे काम करो, काम करके पैसा कमाओ, घर चलाओ, हमें तुमसे कोई रेंट नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई रेंट नहीं चाहिए, तुम बस सामान बेचो, सामान बेच के थोड़ा हमें टैक्स दे देना। सरकार का भी फायदा, सरकार को टैक्स मिल रहा है, और तुम सामान बेच के अपना घर चलाओ, अपना पेट पालो। ठीक है। ओनर कौन रहेगा लैंड का? सरकार। पर लोगों के लिए तो ये भी अच्छा है ना, लोगों के लिए तो ये भी अच्छा है ना, लैंड भी यूज हो रहा है, काम भी हो रहा है, घर भी चल रहा है, टैक्स भी आ रहा है, सब बढ़िया है। ठीक है। सो फर्स्ट फेज में ये करा गया। फिर उसके बाद इनिशियल फेज के बाद लेटर फेज में क्या किया गया? लेटर फेज में क्या किया गया? प्राइवेट सेक्टर को खोला गया। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड विलेज एंटरप्राइजेस वर अलाउड टू प्रोड्यूस द गुड्स। प्राइवेट सेक्टर को बोला गया कि हाँ, आप गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आपको सरकार से कोई लाइसेंस लेना नहीं है। एंड एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय द गवर्नमेंट वर मेड टू फेस कॉम्पिटिशन। सरकारी कंपनियों को कॉम्पिटिशन फेस करना दिया गया। मतलब पहले तो इंडिया में भी यही था ना कि सिर्फ सरकारी कंपनी ही काम करती थी। अब क्या हुआ? सरकारी कंपनी के साथ साथ प्राइवेट कंपनी भी काम करेगी, और ग्लोबली भी खोल दिया, तो बाहर से एमएनसीज भी आके काम करेगी। तो सरकारी कंपनी को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सरकारी कंपनी भी अब एफिशिएंटली, इफेक्टिवली काम करेगी। ठीक है। सो प्राइवेटाइजेशन करी गई। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन करी गई। रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर चाइना की सरकार लेकर के आई ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी। रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर चाइना की सरकार लेकर आई ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी। ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी में क्या किया? सरकार ने प्राइस डिसाइड करना शुरू किया। देखो बेटा, सरकार कभी भी किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड नहीं करती। हमारे इंडिया में भी डिमांड सप्लाई जहां मीट होती है, इक्विलिब्रियम होता है, प्राइस डिसाइड होता है, सरकार इंटरफेयर नहीं करती है। पर चाइना की सरकार ने इंटरफेयर किया। चाइना की सरकार ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आई। चाइना की सरकार ने इंटरफेयर किया फार्मिंग और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, और उनके लिए प्राइस फिक्स करा कि कितनी क्वांटिटी बिकेगी, किस रेट पे बिकेगी, किस रेट पे खरीदी जाएगी। फार्मिंग और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए सरकार ने वो प्राइजेस, वो क्वांटिटी फिक्स करी कि कितना बिकेगा, कितना खरीदा जाएगा, किस रेट पे। और बाकी सब चीजों के लिए बोल दिया कि हम कुछ फिक्स नहीं कर रहे, मार्केट रेट पे, मार्केट प्राइस पे जितना बेचना है बेचो, जितना खरीदना है खरीदो, बाकी सारी चीजों को फ्री छोड़ दिया। सिर्फ फार्म एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए ये चीज करी थी। सो ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी भी लाई गई थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी सरकार ने बनाए थे अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है बेटा जो सरकार
अलग से एलोकेट करती है, जिसके अंदर उस देश की सरकार के लॉज, नियम, कानून, कायदे नहीं चलते। उसके अपने खुद के स्पेशल रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, सारा कुछ स्पेशल होता है। उसको स्पेशल हर चीज में सब्सिडी मिलती है, टैक्स ब्रेक मिलती है, हर चीज वहां पे बेटर होती है बाकी पूरे देश से, सो दैट उस एरिया में बिजनेस ज्यादा से ज्यादा चल सके, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ सके, ग्लोबल कंपनीज आ सके और वहां बिजनेस कर सके। इंडिया में भी है, बैंगलोर साइड काफी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रही है सरकार, बनाए हुए हैं, चाइना में भी बनाए गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई उन एसईजेड्स में, ठीक है, एसईजी में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, ठीक है, और फिर एक्सपोर्ट करा सरकार ने, चाइना ने दुनिया भर में, ठीक है। तो काफी सारे ऑल ओवर चाइना, बीजिंग, शंघाई, इधर उधर हर जगह चाइना ने, हांगकांग वगैरह में हर जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आएगा हमारा पाकिस्तान, बट इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है चाइना की जो मैं आपको बता देती हूँ, वो थी चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, वो थी चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी। सो चाइना जी हमारे लेकर के आए थे वन चाइल्ड पॉलिसी, जो कि वहां के लोगों को ऑब्वियसली पसंद नहीं आई थी, वहां के लोगों ने उसके अगेंस्ट बोला भी था, ठीक है। सो चाइना में क्या हो रहा था, अब इंडिया में भी यही हो रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही थी, लोग जो है बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहे थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ज्यादा हो रही थी। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो कम रिसोर्सेज के लिए ज्यादा कंपटीशन, ज्यादा फाइट होगा, तो लोग अनएजुकेटेड रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, पोल्यूशन होगा, सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो चाइना की सरकार ने क्या किया, पहले 1970 के अराउंड टू चाइल्ड पॉलिसी चाइना लेकर आया, फिर 1980 के अराउंड चाइना लेकर आया वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। वन चाइल्ड पॉलिसी में सरकार ने साफ ही मना कर दिया कि कोई भी दो बच्चे कर ही नहीं सकता। पहले 1970 में बोला कि दो से ज्यादा नहीं कर सकते, फिर 1980, 1979, 1980 इसके अराउंड सरकार ने बोला एक ही बच्चा कर सकते हो, एक से ज्यादा बच्चा करना लीगली अलाउड ही नहीं है। अब ऑब्वियसली यार लोग जो हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, वी डोंट वांट जस्ट वन चाइल्ड। अच्छा, उसमें भी ये प्रॉब्लम थी कि अगर आपका पहला ही बच्चा हुआ रहा है और वो भी डॉटर हो गई, तो लोगों को लड़की तो वैसे भी नहीं चाहिए होती है। इंडिया में भी था, चाइना में भी ये प्रॉब्लम था, ठीक है। इंडिया में तो हम सबको ही पता है ना, वी डोंट वांट अ डॉटर, अ गर्ल चाइल्ड, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में। सो चाइना के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि भाई ऐसे नहीं हो सकता। तो सरकार ने फिर 1985 के अराउंड क्या किया, मतलब 5 साल के अंदर अंदर ही सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला वन चाइल्ड पॉलिसी ही रहेगी, बट यू कैन हैव अ सेकंड चाइल्ड, यू कैन हैव अ सेकंड चाइल्ड ओनली इफ आपका फर्स्ट चाइल्ड डॉटर थी। तो जिनका तो पहला ही बच्चा एक बेटा हो गया वो दूसरा नहीं कर सकते, पर जिनका पहला बच्चा एक बेटी हुई है वो दूसरा बच्चा कर सकते हैं। ये चाइना की सरकार ने अलाउ कर दिया, और फिर यही चलता रहा अगले 30-35 सालों तक, फिर यही चलता रहा इतने सालों तक, फिर 2015 तक यही चला, और 2015 में सरकार ने बोला कि हम वापस टू चाइल्ड पॉलिसी पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब पॉपुलेशन रिड्यूस होने लग रही है, अब ग्रोथ रेट रिड्यूस हुए जा रहा है, पॉपुलेशन रिड्यूस हुए जा रही है। और अच्छा, गिरती हुई पॉपुलेशन भी नहीं चाहिए, गिरती हुई पॉपुलेशन भी किसी देश को नहीं चाहिए। जापान में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब हो गई है, ठीक है। कई यूरोपियन देश अब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो लोग शादी नहीं करते, बच्चा नहीं करते, है ना। अब चाइना में भी ये प्रॉब्लम होने लग गई, तो 2015 में सरकार वापस ले आई टू चाइल्ड पॉलिसी, और फिर 2021 में सरकार ने ये सब खत्म कर दिया, और सरकार ने बोला कि हाँ अब तुम 3 बच्चे भी कर सकते हो, तुम 3-3 बच्चे करो, ताकि हमारी पॉपुलेशन जो है वापस से इंक्रीज हो सके, ग्रोथ रेट वापस से इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो ये पूरी थी चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी। पहले दो थे, फिर एक था, फिर वन प्लस डॉटर, अगर पहली डॉटर है तो दूसरा कर सकते हो। फिर 2015 तक ये चला, काफी 30 साल ये चला, फिर दो बच्चे, और फिर फाइनली 3 पे वापस आ गया चाइना। इस दौरान क्या हुआ, चाइना की जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो रिड्यूस हुई, इसीलिए पहले चाइना नंबर 1 पे था और अब नंबर 2 पे आ गया, इंडिया नंबर 1 पे चला गया, ठीक है। ये थी पूरी चाइना की कहानी। अब चलते हैं आगे पाकिस्तान की कहानी पे। पाकिस्तान भैया, हमारा प्यारा पाकिस्तान हमसे ही अलग हुआ था, ठीक है। हारता रहता है हमसे क्रिकेट में, है ना, हर एक मैच में थोड़ी बेइज्जती करा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। बट पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, गेन इंडिपेंडेंस हमसे एक दिन पहले ये आजाद हुआ था, 14 अगस्त, हाँ 14 अगस्त 1947 को, हाँ ये आजाद हुआ था। अपन 15 अगस्त का अपन मनाते हैं, ये लोग 14 अगस्त को अपना मनाते हैं आजादी दिवस, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की पूरी दुनिया में, ठीक है, आफ्टर इंडोनेशिया। सो दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ रहते हैं, इंडोनेशिया में, सेकेंड नंबर पे पाकिस्तान में, ठीक है।
पाकिस्तान ऑल्सो स्टार्टेड जस्ट लाइक इंडिया, भारत की तरह ही ऑब्वियसली शुरू हुए थे, हमसे ही अलग होकर ही स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। लाहौर, पंजाब, सिंध, ठीक है, ये कुछ एक जो है बड़े एरियाज हैं। इधर अफगानिस्तान है, बलोचिस्तान अब जो है बहुत ज्यादा फाइट कर रहा है पाकिस्तान के साथ ही, अंदरों अंदर बहुत ज्यादा फाइट कर रहा है बलूचिस्तान, एंड दे वांट कि ये पूरा जो बलोच वाला एरिया है ये पाकिस्तान से अलग होके एक अपना खुद का देश बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान बेचारा इनको भी संभाल नहीं पा रहा है। फिर अफगानिस्तान के साथ भी इसकी लड़ाई ही रहती है, ठीक है। बट पाकिस्तान का एक सबसे डियरेस्ट फ्रेंड कौन है? चाइना। क्योंकि चाइना जो है वो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को यूज कर रहा है ताकि वो इंडिया में घुस सके, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट पाकिस्तान, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम इनका देखे तो हमारी ही तरह इनका एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, हमारी तरह मिक्स्ड इकोनॉमी है इनकी, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस द रेगुलेटेड फ्रेमवर्क फॉर ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब जैसे हम लोगों ने 1950 से 1990 के बीच में हमने किया था ना लाइसेंसिंग, आईपीआर है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते, हर चीज में लाइसेंस लेना पड़ेगा, वही सारा सेम कारनामा पाकिस्तान ने भी उसी दौरान किया था, ठीक है। अब हमने उनको कॉपी किया या उन्होंने हमने हमको किया, जो भी था पर सेम ही था, ठीक है। हमारी तरह वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में काफी फायदा हुआ, ठीक है। उन्होंने भी डी नेशनलाइजेशन किया था, ठीक है, अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डी नेशनलाइजेशन। फिर उसके बाद मतलब जब 1990 में हम लोग लेकर आए थे है ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उससे पहले 1988 88 के करीब इन्होंने भी अपना जो है प्राइवेट सेक्टर को फिर खोल दिया था, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1988 में ये लोग लेकर के आए थे, ठीक है। अच्छा, सो पाकिस्तान में क्या है? एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। पाकिस्तान इकोनॉमिक पॉलिसी अपनी कब लेकर आया था? इकोनॉमिक पॉलिसी 1950-1960 के बीच में रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क था, मतलब कि पहले है ना। अच्छा, ये मतलब जो पॉइंट अभी मैंने तुम्हें बताए हैं उसी का एक्सप्लेनेशन है कि पहले पाकिस्तान ने भी क्या किया था, अपनी सरकारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्रो करा था, ठीक है। तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैरिफ था, तुम कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, हर चीज पे टैरिफ था। फिर ये लोग ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे, ठीक है। राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हुआ, उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पे पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू किया, हायर इंपॉर्टेंस दिया प्राइवेट सेक्टर को, शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड हेल्प द कंट्री इन स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब वही जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1988 में, उसी दौरान पाकिस्तान ने क्या किया, नेशनलाइजेशन से डी नेशनलाइजेशन किया, यानी कि सरकारी कंपनियां जो थी पहले उनको बंद करके अब उनको प्राइवेट करना शुरू किया, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। जब हमने किया था 1990 में, उसी दौरान हमने भी तो यही किया था, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज। तो पाकिस्तान ने भी वही किया, ठीक है। उन्होंने एनकरेज किया प्राइवेट सेक्टर को अलग अलग इंसेंटिव्स दे करके, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट मिला वेस्टर्न कंट्री से और रेमिटेंस मिला फ्रॉम द इमिग्रेंट्स टू द मिडल ईस्ट। ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट था पाकिस्तान के पास, जो बाद में खत्म हो गया। अगर तुम देखोगे इस टाइम तक, टिल दिस टाइम 1990 के अराउंड तक, इफ यू विल सी, पाकिस्तान जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। मतलब आज तो हम सबको पता है कि हम बहुत ऊपर है, पाकिस्तान हमसे बहुत नीचे है, हर चीज में हमसे बहुत पीछे रह गया पाकिस्तान। खाने की, बिजली की, हर चीज की दिक्कत है, पानी भी हमने रोक दिया है ना। तो आज तो हमें पता है कि पाकिस्तान में हर चीज की प्रॉब्लम है, पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 1990 तक अगर हम देखें, पाकिस्तान बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, हमारी तरह ही ग्रो कर रहा था। उस टाइम कोई ये सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान का इतना बुरा हाल होगा। ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों था? पाकिस्तान पहले क्या कर रहा था? पहले भी एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान में इंटरनल प्रॉब्लम्स तो थी, पर पाकिस्तान में बाहर से बहुत पैसा आ रहा था। देखो बेटा, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो थोड़ा मिडिल ईस्ट के पास है। अगर तुम देखो पाकिस्तान के साथ कौन लगता है, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है। फिर उधर अपना यूएई वगैरह आ जाता है, इराक, इजराइल, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी मुस्लिम कंट्रीज है। तो ये सारी मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान में बैठे अपने भाई बंधुओं को बहुत हेल्प करती थी। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसा इन मुस्लिम कंट्रीज से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से मिलता था। एज अ एड भी मिलता था, एज अ हेल्प भी मिलता था कि चलो ठीक है, गरीब है हम हेल्प कर देते, वैसे भी मिलता था। प्लस पाकिस्तान के बहुत सारे लोग मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में काम करने जाते थे। जैसे हमारे इंडिया के लोग जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं हम लोग? कनेडा। हमारे पंजाब के लोग कहाँ जाते हैं? कनेडा, कनाडा, है ना। जैसे हम लोग कनाडा जाते हैं और वो कनाडा जाके फिर पीआर होके अपने घर वालों को यहाँ पे पैसा भेजते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के लोग मिडल ईस्ट में जाते थे काम करने, वहां पे काम करके पाकिस्तान में अपने घर वालों को पैसा भेजते थे।
उस टाइम में पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा, ग्रांट्स, रेमिटेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट सब कुछ आता था मिडल ईस्ट से, वेस्टर्न नेशन से भी आता था। बट धीरे-धीरे वो सब कुछ कम होने लगा, बंद होने लगा। पाकिस्तान को फिर रेमिटेंस नहीं मिलता, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता एंड टू बी ऑनेस्ट ये कोई तुम्हें बताएगा नहीं, मुँह पे कोई बोलती नहीं है कोई भी कंट्री। आज की डेट में पाकिस्तान को जो भी पैसा मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है ताकि पाकिस्तान टेररिस्ट्स को जो है और भी ज़्यादा फंड कर सके, क्योंकि हर देश चाहता है, अमेरिका जो है सबसे बड़ा फंड करता है, सबसे ज्यादा फंड करता है टेररिज्म को। ऊपर से बोलते हैं कि टेररिस्ट खत्म करो, पर वो खुद टेररिज्म को फंड करते हैं ताकि वो दूसरे देशों के साथ लड़ाई कर सके, अपने को बचा सके। ठीक है, सो आज की डेट में जो भी कोई पाकिस्तान को पैसा देता है, लोन मिलता है पाकिस्तान को, फंड होता है, तो वो इसीलिए होता है। ठीक है, बट एनीवेज जितना पहले मिलता था वो नहीं हो रहा, अब कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं आ रहा पाकिस्तान को, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान धीरे धीरे गिरने लग गया। ठीक है, चलो तो ये एक तो ओवरऑल था चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। अब हम थोड़ा सा बस कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो यहाँ तक मैंने जो भी बताया उसी पे क्वेश्चन आएगा, जीएलएफ पे आएगा, कल्चरल रेवोल्यूशन पे आ सकता है, वन चाइल्ड पॉलिसी पे आ सकता है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन पे आ सकता है, पाकिस्तान की गरीबी पे आ सकता है, आता भी है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ तक जो भी है इस पे मेजर क्वेश्चन आएगा। अब आगे है हमारा डेटा के बारे में। अब डेटा के बारे में जो है उसमें तुम्हें मैंने बता दिया कि डेटा देगा और बोलेगा कंपेयर करो, तो मैं वो तुम एक बार देख लो कि डाटा कैसा कैसा है। अगर पॉपुलेशन की बात करें 2019 का डेटा है कि चाइना सबसे ज्यादा था, इंडिया फिर ऐसा था, पाकिस्तान ऐसा था। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देखे लेकिन सबसे ज्यादा किस में है, पाकिस्तान में है, क्योंकि वो ज्यादा बच्चे करते हैं, मुस्लिम लोग 3-4 बच्चे तो करते ही हैं। इंडिया में 1 के करीब है, चाइना में 0.46 है। आई थिंक 1 के करीब होनी चाहिए, मुझे जितना अंदाजा है। चाइना की बहुत ज्यादा कम हो गई थी बिकॉज ऑफ द वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है ना, कम हो गया था। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैंने वही वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बताया कि रीजन फॉर लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन चाइना, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी 1979 में। देयर विल बी मोर एल्डरली पीपल इन प्रपोर्शन टू यंग पीपल इन चाइना, क्योंकि बच्चे तो पैदा हो नहीं रहे, पर बूढ़े लोग तो बूढ़े होते रहेंगे, तो बूढ़े लोग ज्यादा हो गए, बच्चे कम हो गए। सो फिर गवर्नमेंट ने 2015 में अलाउ कर दिया कि 2 बच्चे कर सकते हो। अगर हम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स देखें तो इंडिया के 1352 मिलियन लोग हैं, पाकिस्तान के सिर्फ 212 हैं, चाइना के 1393 हैं। ये 2017-18 का डेटा है, इसीलिए उस टाइम पे चाइना हमसे आगे था, आज हम चाइना से काफी आगे हैं पॉपुलेशन में। ठीक है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट देखें हम तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा है। ठीक है, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर देखें, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। सो देखो बेटा, चाइना और पाकिस्तान में बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान में तो पॉपुलेशन ही कम है, और चाइना एरिया में बहुत बड़ा है, इंडिया एरिया वाइज बहुत छोटा है। इसीलिए इंडिया में चाइना की जितनी ही पॉपुलेशन है, पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में एरिया बहुत कम है। पर स्क्वायर किलोमीटर ऑलमोस्ट 450 लोग इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान और चाइना में सिर्फ 150 लोग रहते हैं, विच इज वाई इंडिया में इतना ज्यादा ट्रैफिक, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, ठीक है, अगला जेंडर रेशो की अगर मैं बात करूं तो पर 1000 मेल्स पे चाइना में 950 फीमेल्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बट इंडिया में सबसे ज्यादा कम है जेंडर रेशो अगर हम देखें तो। ठीक है, फर्टिलिटी रेट की बात करें, फर्टिलिटी रेट मतलब पर विमेन, जितनी भी विमेन है, अगर टोटल मतलब विमेन देखे इन द फर्टाइल एज, ठीक है, कुछ 18-20 साल से लेके 40 की उम्र के बीच वाली जो विमेन है, इंडिया में वो जितने भी विमेन हैं ऑन एन एवरेज 2.2 किड्स पैदा कर रही हैं, पाकिस्तान में 3.7, मतलब ऑलमोस्ट हर विमेन 4 बच्चे पैदा कर रही है, चाइना में 1.7, 2 से भी कम बच्चे हर विमेन पैदा कर रही है। ठीक है, अर्बनाइजेशन देखो, अब अर्बनाइजेशन देखो, ऑलमोस्ट 60% ऑफ चाइना की पॉपुलेशन अर्बन एरिया में है। अब इस पे अगर कमेंट करने की बात आए तो तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, इसकी वजह से अर्बनाइजेशन है। पाकिस्तान में 37% है, जो कि स्टिल हमसे बेहतर है। चाइना में इंडिया में 34%, ऑलमोस्ट 1/3 जो लोग हैं वो अभी भी जो है अर्बन एरिया में, बाकी रूरल एरिया में है। ठीक है, अच्छा, जीडीपी की अगर हम बात करें कि जीडीपी नंबर्स कैसे हैं, तो चाइना की जीडीपी है ऑलमोस्ट 22.5 ट्रिलियन, इंडिया की 9 ट्रिलियन, पाकिस्तान की 0.94 ट्रिलियन। पाकिस्तान की हमसे भी 10 गुना छोटी जीडीपी अभी तक है। ठीक है, और ये भी नंबर्स थोड़े पुराने होंगे, अब तो चलो और भी ज्यादा हो गई हमारी जीडीपी। ठीक है, जीडीपी का ग्रोथ अगर हम देखें, जीडीपी का ग्रोथ अगर हम देखें, जो कि एक बहुत जरूरी इंडिकेटर होता है, सो 1980-90 में तुम देखो इस दौरान क्या हुआ था, 1978 में चाइना में क्या आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म, चाइना में आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसलिए
इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम पे चाइना डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा था, हर साल जीडीपी 10% बढ़ रही थी, हर साल जीडीपी 10% बढ़ रही थी, जो कि इंसेनली हाई नंबर है, इंसेनली हाई, बहुत ही ज्यादा क्रेजी नंबर है कि डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है तुम्हारी जीडीपी की, जो बड़े से बड़े देश की नहीं होती है, ठीक है, 5-7% ही रहती है बड़े से बड़े देश की भी, ठीक है। इंडिया की भी जीडीपी ग्रोथ कितनी हो रही है, पहले 5.7 थी, इंडिया का बेहतर है, पहले से बड़ा है हमारा, अब जीडीपी ग्रोथ कितना है, 7.3% है। चाइना का पहले 10% था, अब 6% है। पाकिस्तान का पहले 6% था, अब 5% है। पाकिस्तान का तो कम ही हो रहा है, कम ही हो रहा है, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट से वो रेमिटेंस नहीं मिलता है ना, अब फाइनेंशियल एड नहीं मिलती है, प्लस मिलिट्री जो है पॉलिटिकल सिस्टम को टेक ओवर करती है, तो उन सब प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान का तो कम ही हुआ है। चाइना का भी कम हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, इस वजह से उस टाइम पे डबल डिजिट ग्रोथ आई थी, वरना 6-7% की नॉर्मल ग्रोथ चाइना की होती है, इंडिया की भी 5-7% की नॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है। अच्छा, अगर कंक्लूजन देखें तो पहले उसकी डबल डिजिट ग्रोथ थी, बट फिर अब वो कम हो गई है, ठीक है। पाकिस्तान का डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ रेट में, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, प्लस पाकिस्तान में अब फॉरेन रेमिटेंस नहीं आ रही है, ठीक है। इंडिया में जो है ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंडिया बढ़ रहा है, मुझे इंडिया की ये बात अच्छी लगती है कि इंडिया जो है धीरे धीरे ही सही पर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह नहीं है कि रिड्यूस ही हो रहा है, चाइना की तरह नहीं है कि एकदम ऊपर गया फिर नीचे आया, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज इंडिया की अच्छी है, ठीक है। अच्छा, अब सेक्टर वाइज अगर हम देखें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या ग्रोथ रेट है वो देखते हैं, सेक्टर वाइज अगर हम ट्रेंड देखें तो अब वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में कैसा ग्रोथ रेट है हमारा, शेयर इन जीडीपी कैसा है तीनों ही कंट्रीज में, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में, और शेयर इन एम्प्लॉयमेंट कैसा है, ठीक है। मतलब बस वही है कि एक बार तुम्हें टेबल ही देखना है और कुछ नहीं है। अगर तुम इंडिया में देखो, 16% एग्रीकल्चर से आता है, 30% इंडस्ट्री से आता है, 54% सर्विस सेक्टर से आता है, एंड वी ऑल नो दिस कि इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा हुआ है, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है, अमेरिकन फर्म्स में बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग में इंडिया बहुत अच्छा है, सो विच इज वाई इंडिया का सर्विस सेक्टर 54% जीडीपी शेयर देता है और 32% पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है। चाइना का भी अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा है, पर चाइना का एग्रीकल्चर बहुत ही कम है, क्यों, क्योंकि उसने सारा इंडस्ट्री में डाल दिया, तो 41% चाइना का इंडस्ट्री से आता है, और इंडस्ट्री में देखो 28% लोग काम भी कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में 46% लोग काम कर रहे हैं। चाइना के अगर तुम नंबर्स देखो काफी अच्छे क्यों हैं, 52% जीडीपी, 46% लोग, ये काफी अच्छा नंबर है। हमारा देख लो 54% जीडीपी, सिर्फ 32% लोग, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि हमारा अभी भी इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है एग्रीकल्चर में ही फंसे हुए हैं, वो एग्रीकल्चर से बाहर ही नहीं निकल रहे। चाइना में 26% लोग एग्रीकल्चर है, इंडिया में 43% लोगों का एग्रीकल्चर है, ऑलमोस्ट 50%, अ लिटिल लेस देन 50%, विच इज बैड, राइट। बाकी पाकिस्तान का भी तुम देखो तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा है, बट पाकिस्तान में एग्रीकल्चर है सबसे ज्यादा, उसके बाद है ना, एग्रीकल्चर अभी भी काफी ज्यादा है, और एग्रीकल्चर में ही पाकिस्तान के लोग भी फंसे हुए हैं, विच इज वाई गरीबी पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया जीडीपी का शेयर और एम्प्लॉयमेंट का शेयर, ठीक है। अब इसी पे देखो कमेंट है कि एग्रीकल्चर के बारे में कमेंट है, ठीक है, कि चाइना में क्या है, चाइना में क्या है, ड्यू टू टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस द एरिया सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इज जस्ट 10% ऑफ टोटल लैंड एरिया, कहते हैं वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा हो नहीं सकता, ठीक है। 1980 तक 80% जो पॉपुलेशन थी वो डिपेंडेंट थी फार्मिंग पे, पर फिर हम जो है धीरे धीरे इतनी कुछ सरकार लेकर आई, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हर चीज को सरकार ने इंप्रूव किया, विच इज वाई जो पहले 80% लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, अब सिर्फ 26% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और जीडीपी का सिर्फ 7% है चाइना का एग्रीकल्चर के अंदर। इंडिया का हम देखें, इंडिया का अगर हम देखें 16% है ग्रोथ, 16% है शेयर, पर 43% लोग अभी भी एग्रीकल्चर में हैं, विच इज वाई अभी भी हमें लोगों को एग्रीकल्चर से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान में हम देखें तो पाकिस्तान में भी 41% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, तो उनको भी एग्रीकल्चर से बाहर निकालना होगा, उनको पढ़ाना होगा, ट्रेन करना होगा, काम करवाना होगा, अर्बन एरिया में लेके जाना होगा, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी होगी, इंडिया एंड पाकिस्तान को, चाइना ने तो ये कर ही लिया है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर का तुम देख सकते हो,
तुम्हें इसी तरीके से मतलब कमेंट्स करने हैं, जैसे यहाँ पे कमेंट किया हुआ है मैंने, यही क्वेश्चन आएगा कि कमेंट करो, इस तरीके से ही तुम्हें कमेंट करके आना है, ठीक है ना। जीडीपी का अगर हम बात करें, चाइना की जीडीपी इंडस्ट्री से 41% है, इंडिया की 30 है, पाकिस्तान की 19 है। वर्कफोर्स की अगर बात करी जाए तो चाइना हैज बीन शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया एंड पाकिस्तान में भी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, बट वो सर्विस सेक्टर में ज्यादा हो रहा है, इंडस्ट्री में थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम एक कंक्लूजन देखें तो एक आप कंक्लूजन यहाँ पे देख सकते हो, मतलब जैसा मैंने यहाँ पे कमेंट किया है इसी तरीके से आपको अपनी लैंग्वेज में बस लिख के आना है। टेबल तुम्हें बना बनाया मिलेगा, तुम्हें उस टेबल के बेसिस पे कमेंट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर लास्ट में अपनी एक कंक्लूजन दे देना है ना, कि लास्ट 2 डेकेड्स में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो धीरे धीरे जो है कम हुआ है, तीनों ही देशों में डिक्लाइन पे है। इंडस्ट्री जो है चाइना में सबसे ज्यादा थी, पाकिस्तान और इंडिया में इतनी नहीं हुई। सर्विस सेक्टर तीनों का ही बड़ा है, इंडिया का बहुत ज्यादा बड़ा है। चाइना एंड पाकिस्तान रिड्यूस्ड देयर सर्विस सेक्टर ग्रोथ। चाइना's growth is mainly contributed by the manufacturing sector, India's growth by service sector, ठीक है। बस ये कमेंट्स है हमारे उस टेबल के ऊपर। लास्ट मेरे पास आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, HDI, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि तुम्हारे देश में जो लोग रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, उनकी जिंदगी की लाइफ स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कैसा है, ये HDI हमें बताता है, ठीक है। सो HDI इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, ठीक है। हायर वैल्यू ऑफ HDI शोज द हायर लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। इसमें इनकम रिलेटेड भी होते हैं, हेल्थ रिलेटेड भी होते हैं, ओवरऑल लोगों की जिंदगी कैसी है वो बताते हैं। तुम देखो ओवरऑल हर चीज में चाइना हम लोगों से बहुत आगे है, कोई भी एक पैरामीटर उठा के देख लो, चाइना हमसे बहुत ही ज्यादा आगे है, ठीक है। मतलब चाइना यहाँ पे है, चाइना हर चीज में यहाँ पर है, ठीक है, इतना ऊपर है। इंडिया और पाकिस्तान में इतना सा गैप होगा, इंडिया और पाकिस्तान में इतना सा गैप होगा कि ये इंडिया है थोड़ा सा ऊपर, पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर चीज में चाइना इतना होगा, बहुत ही बड़ा होगा, इंडिया इतना होगा और पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा छोटा होगा। पर चाइना और इंडिया में बहुत बड़ा फर्क होगा, ऑलमोस्ट हर चीज में हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलमोस्ट पास पास ही होंगे, पर इंडिया चलो फिर भी सेकंड रैंक पे होगा, पाकिस्तान थर्ड रैंक पे होगा, मोस्टली, मोस्टली कह रही हूँ, सब में नहीं, मोस्टली, ठीक है। जैसे कोई भी देख लो, रैंक देख लो, रैंक देख लो, चाइना का 87 है, इंडिया का 130 और 154, देखो ये पास पास है, ये चाइना हमसे काफी आगे है, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू देख लो, ये 0.761, ये 0.557, ये 0.640, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो, इसकी 76, हमसे काफी आगे, हमारी 70, इसकी 67, ठीक है। स्कूलिंग ईयर्स देख लो, इसकी 8.1 हमसे आगे, और फिर हमारी 6.5, इनकी 5, ठीक है, पाकिस्तान की 5, ठीक है। जीडीपी पर कैपिटा देखो कितनी ज्यादा है, हमारी तो पास पास है, पाकिस्तान की 5,000, हमारी 6,000, पर चाइना की 16,000, मतलब हमसे कितना ज्यादा आगे है। बिलो पॉवर्टी लाइन देख लो, हमारे 21 है, पाकिस्तान के 24% है, पर चाइना के सिर्फ 1% है, हमसे कितना ज्यादा बेटर, कितना ज्यादा बेटर, ठीक है। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट देख लो, हमारा 29 है, पाकिस्तान में 57 बच्चे मरते हैं 1000 में से, चाइना में सिर्फ 7 बच्चों की डेथ होती है पर 1000, अगेन सो मच बेटर, ठीक है। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट देख लो, हमारा 133 है, पाकिस्तान का 140 है, चाइना सो मच बेटर, 75 डेथ्स ओनली, ठीक है। पॉपुलेशन यूजिंग सैनिटेशन देख लो, चाइना हमसे कितना आगे है, 96% लोग साफ सुथरा सब कुछ यूज करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में 60% है, सिर्फ 40% लोगों को सैनिटेशन तक नहीं मिली हुई, साफ कुछ साफ सफाई तक नहीं मिली हुई, ठीक है। पानी का देख लो, चाइना को 98% लोगों को अच्छा पानी मिलता है, पाकिस्तान में 91, इंडिया में 93% लोग, ठीक है। अंडर नरिश्ड लोग देख लो, हमारे और पाकिस्तान के 37% बच्चे अंडर नरिश्ड हैं, चाइना में सिर्फ 8%। सो मोस्ट ऑफ द चीजों में चाइना हमसे फार बेटर है, और इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट सेम सेम है, ठीक है। बट अगेन इंडिया मोस्टली सेकंड नंबर पे है, पाकिस्तान थर्ड नंबर पे है, ठीक है, ठीक है। बस अब इसके बाद एक क्रिटिकल अप्रेजल है, क्रिटिकल अप्रेजल है कि चाइना 1978 में लेके आया इकोनॉमिक रिफॉर्म, पाकिस्तान 88 में, इंडिया 91 में, ठीक है। चाइना को जो है रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी ने जरूरी नहीं किया था, इंडिया और पाकिस्तान को जबरदस्ती वर्ल्ड बैंक और IMF ने बोला था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आओ,
ठीक है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हेल्थ केयर बेटर हुआ, रूरल एरिया बेटर हुआ, सारा कुछ बेटर हुआ, कम्यून सिस्टम लेकर आया चाइना, ठीक है? व्हाई डिड चाइना इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म? चाइना रिफॉर्म्स क्यों लेकर आया था? क्योंकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड थोड़ी सी फेल हुई थी, है ना? क्योंकि भूखमरी आ गई थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, थोड़ा ग्रोथ रेट भी लो चल रहा था। फिर जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया तो डबल डिजिट ग्रोथ रेट आया, 10% से भी ज्यादा का ग्रोथ रेट चाइना में आया, ठीक है ना? फॉल्टी प्लानिंग, उससे पहले जो प्लानिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। माओ जेडोंग के अंडर लोगों को जो है प्रॉब्लम्स हो रही थी, ग्लोबल लेवल नहीं था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं था, तो इस सब के लिए खोला गया, ठीक है। फिर चाइना काफी सारी चीजें लेकर आया, इन्वेस्टमेंट करी चाइना ने एजुकेशन में, हेल्थ में, लैंड रिफॉर्म्स में, जिसकी वजह से चाइना में रैपिड ग्रोथ हो पाई, ठीक है। 3 फेज में करा था, है ना, 2-3 फेज में करा था। फर्स्ट फेज में छोटे लेवल पे किया था, फिर धीरे धीरे उसको इंप्रूव किया था चाइना ने। फेजेस में चाइना ने अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद उल्टा बुरे हालत में चला गया था, उल्टा खराब ही हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पहले रेमिटेंस आ रही थी वो रेमिटेंस आनी धीरे धीरे बंद हो गई थी, ठीक है। चाइना पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को भी बहुत बड़ा धक्का लगा था। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान का एग्रीकल्चर उल्टा और भी बुरे हालत में चला गया था, ठीक है। और पाकिस्तान जो है बहुत ही ज्यादा लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा था, लोन्स लेता जा रहा था, लोन्स वापस नहीं कर पा रहा था, विच इज वाई पाकिस्तान आज भी लोन्स के कर्ज के नीचे दबा हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुम्हें यहाँ पे करवाना चाहती हूँ, ठीक है, जिसकी बहुत ही थोड़ी सी बात होती है तुम्हारी बुक में, वो है टॉपिक लिबर्टी इंडिकेटर्स का, जिसका क्वेश्चन आना गारंटीड होता है। लिबर्टी इंडिकेटर्स, लिबर्टी इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि तुम्हारे देश के लोगों को कितना फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग है। जैसे कि मैं कहती हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि तुम्हारे देश के लोगों को क्या फ्रीडम है अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का, अपनी मर्जी से सब कुछ करने का। क्या इंडिया के लोगों को है। मैं यहाँ पे खड़े होकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बुरा बोल सकती हूँ, मेरे को जेल नहीं होगी। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं, है ना, किसी की चेली बन जाऊं, किसी की चमचागिरी करूं, मुझे कोई जरूरी नहीं है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बुरा बोल सकती हूँ, वो मेरा व्यूज है, मैं अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मैं अपनी मर्जी की मूवीज देख सकती हूँ, अपनी मर्जी के गाने सुन सकती हूँ, अपने मर्जी के टीवी शोज देख सकती हूँ, अमेरिकन कोई भी मूवी सीरियल देख सकती हूँ, है ना, कोरियन देख सकती हूँ, पाकिस्तानी देख सकती हूँ, मेरी मर्जी है, मुझे सरकार रोक नहीं सकती। और ये मैं क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। पर चाइना में डेमोक्रेसी तो है नहीं। चाइना में क्या है? चाइना में है वन पार्टी रूल। तो चाइना में आपको अलाउड ही नहीं है कि तुम सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलो। तुम सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, कोई प्रोटेस्ट, कोई प्रदर्शन कुछ नहीं कर सकते। तुम चाइना में बने हुए एप्स ही यूज कर सकते हो, तुम बाहर वाली दुनिया के एप्स यूज नहीं कर सकते। कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी तुम यूज नहीं कर सकते। तुम चाइना में बने मूवीज और टीवी सीरियल्स ही देख सकते हो। बाहर वाले कोई भी टीवी सीरियल्स, कोई भी तुम्हारी ये फ्रेंड्स की जो तुम देखते हो अमेरिकन, है ना, जितना भी कुछ है ना, स्ट्रेंजर थिंग्स एंड दिस एंड दैट, कुछ भी तुम चाइना में नहीं देख सकते, कुछ नहीं चलता चाइना में, ये सब चलता ही नहीं है। कोई बाहर का फोन, कोई बाहर का नेटवर्क, कोई बाहर का ऐप, कोई बाहर की मूवी, कुछ भी चाइना में तुम नहीं देख सकते। ऑल ऑफ दैट इज टोटली बैंड, तुम चाइना में नहीं देख सकते। वही देख सकते हो जो चाइना में बना है। और चाइना में क्या बनता है? जिसको सरकार अप्रूव करती है, जो सरकार के हक में हो, जो सरकार के अगेंस्ट ना हो। तो सरकार ने बिल्कुल भी लोगों को लिबर्टी, बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दे रखी है। तो ये बोला जाता है कि हाँ, हम चाइना से बुरे हैं, हम चाइना से पीछे हैं, इंडस्ट्री नहीं है, अर्बन एरिया नहीं है, गरीबी है, हमें पता है, हमारे पास वो सब है। पर हम चाइना से बहुत बेहतर हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स में, क्योंकि हमारे देश में इंसान गरीब है पर अपनी मर्जी से है। ठीक है, हमारे देश में इंसान गरीब है पर अपनी मर्जी का टीवी शो देख रहा है, अपनी मर्जी से बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है। चाइना में लोग अमीर है पर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ये बोला है लिबर्टी इंडिकेटर्स में। और बोला गया है कि लिबर्टी इंडिकेटर्स की ना बात होती ही नहीं है। जो हमने HDI देखा ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर देखा ना, इंडेक्स देखा ना, उसमें लिबर्टी इंडिकेटर की बात ही नहीं होती। अगर उसमें लिबर्टी इंडिकेटर्स को इंक्लूड कर दिया जाता तो इंडिया बहुत बेहतर होता चाइना से। पर क्योंकि लिबर्टी इंडिकेटर को इसमें इंक्लूड नहीं करा गया, इसलिए इंडिया जो है चाइना से इतना पीछे है। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि चाइना हमसे बहुत आगे है, अमीर है, इंडस्ट्री है, अर्बन है, पुअर नहीं है, गरीबी नहीं है, साफ सफाई है, पानी है, सब कुछ है। इंडिया में वो सब नहीं है। पर इंडिया में लिबर्टी है, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, देख सकते हो, बोल सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, व्हाटएवर। जो कि चाइना में लिबर्टी नहीं है।
और लिबर्टी इंडिकेटर्स की बात हम HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं करते, विच इज वाई इंडिया जो है HDI में पिछड़ जाता है चाइना से। ये लिबर्टी इंडिकेटर का क्वेश्चन गारंटेड आता है, मैंने पिछले कई सालों से मैं लगातार देख रही हूँ, हर साल आता है। 5-7 सालों से लगातार मैं देख रही हूँ लिबर्टी इंडिकेटर का 2 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर वन शॉट होता है खत्म, प्रॉबेबली थोड़ा लंबा होगा, मे बी 1 घंटे का या उससे थोड़ा आसपास का ये बना है, आई नो, पर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि एक सिंगल लेक्चर में तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म हो जाएं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, इतने प्यार से मैंने समझाया है, ठीक है। बाकी कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बता सकते हो, अच्छा लगे तो वो भी बताना, डन जरूर लिखना कि हाँ पूरा लेक्चर डन हो गया है, ठीक है। बाकी हर जगह जाके फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे नोट्स हैं, व्हाट्सएप पे MCQs हैं, इंस्टाग्राम पे भी काफी अच्छा अच्छा कंटेंट है, सो हर जगह जाके फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में किसी अगले चैप्टर, अगली वीडियो के साथ, ठीक है। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।